हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद आज अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा आज का जो बात है वो है रिगार्डिंग लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन यूपी, जो कि रिलेटेड है, जो आजकल पूरे हर चैनल पर चल रहा है। चौधरी जैन्स जो एक इंडिया अलायंस के हिस्सा थे, या ये कहिए कि अखिलेश के बहुत करीबी माने जाते थे, उनके बारे में जो बात हो रही कि वो एनडी में जा रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि चौधरी जैन ने 2022 में ये कहा था, और वो वीडियो की क्लिप भी दिखाई जा रही, कि क्या मैं चवन्नी हूँ जो किसी भी तरफ चला जाऊँगा, और उस चीज़ को लोग आज कोट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इसे कोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली in India we don't have any political party which is ideology based. सब अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये एक ट्रेड है। पॉलिटिक्स हैज बिकम अ ट्रेड, बिजनेस। जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ हम जाएंगे। तो इसलिए ये बात कहना, चौवन्नी वाले वो क्लिप दिखाना और ये कहना कि उसने ये किया, ये मैं समझता हूँ बहुत जायज़ नहीं है। चूँकि अभी आप देख चुके हैं नीतीश जी को भी, उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊँगा लेकिन उधर नहीं जाऊँगा। उसी तरह से उन्होंने कहा था कि बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं, तो वो दरवाजे भी खुल गए और वो मरे भी नहीं और शिफ्ट भी हो गए। ऐसे ही सभी पार्टीज का मामला है। ये बिकॉज दे नो आइडियोलॉजी। एनसीपी का तरीका देखिए, जो बॉम्बे में वर्डिक्ट भी आ गया है। तो दोनों बहुत सी बातें हैं। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनका तौर तरीका, उनके वर्डिक्ट, उनके जजमेंट, उनके डिसीजंस, वो शायद बहुत फेयर नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले कहा कि चूंकि कोई आइडियोलॉजी के बेसिस पर इंडिया गठबंधन नहीं बना है। इंडिया गठबंधन बना है एक अपॉर्चुनिस्टिक मसले के ऊपर। सब लोगों को अपनी कुर्सी या फ्यूचर डार्क नज़र आ रहा है, तो इनके पास दो ही तरीके हैं। या तो ये बीजेपी के पीछे बीजेपी को ज्वाइन कर ले, या उसके मुखालिफ होकर के सब एक होकर के इलेक्शन लड़े। तो इसलिए, लेकिन ये कोई, तो इसलिए इंडिया गठबंधन जिसे कहते हैं वो कोई आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। जहाँ तक बीजेपी है, बीजेपी काफ़ी हद तक, चूँकि ये दिस इज और ये आरएसएस से निकल के आई है, आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है, तो इसकी फिर भी एक आइडियोलॉजी है। हम कभी कहते हैं कि कांग्रेस इज आइडियोलॉजिकल बेस्ड। हाँ, अब तो नज़र आ रहा है कि शायद राहुल गांधी उस तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी जो 70 साल तक किया, उसमें कहीं भी कोई आइडियोलॉजी नज़र नहीं आती है। अब आइए यूपी में जयंत के ऊपर। अखिलेश जी क्लेम करते थे कि जयंत इज पार्ट ऑफ अस, मेरा बहुत करीबी दोस्त है, और जयंत भी यही कहते थे। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टीज, हर पॉलिटिकल लीडर्स को अपना फ्यूचर देखना पड़ता है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई कि समझौता हो गया, जैन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें 7 सीट दे दी गई हैं। और जो 7 सीट दी गई, जो इनका नाम आया, वो था मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, अलीगढ़ एंड हाथरस। चलिए, अगर ये दे दी जाती तो मेरे ख्याल से वो कंफर्टेबल फील करते और वो साथ रहते। लेकिन उस पर जो एरोगेंस या घमंड कहिए अखिलेश जी का, जो उन्होंने डिक्टेट करना चाहा कि इनमें से 3 सीट्स के ऊपर, जो मुजफ्फरनगर है, कैराना है, बिजनौर है,
उन पर कैंडिडेट्स तो एचपी के होंगे, लेकिन वो सिंबल आरएलडी के हैं। वो इसलिए कि वहाँ जो अगर सिंबल भी एचपी का होगा तो शायद आरएलडी का वोट ना मिले, ये इन्हें खतरा था। तो इन्होंने क्या किया कि उन पे ये फोर्स किया उन्हें कि साहब इन 3 सीट्स पर कैंडिडेट हमारा होगा यानी समाजवादी का होगा, लेकिन सिंबल आपका होगा। क्या ये जायज़ है? उधर जो चौथी सीट है फतेहपुर सीकरी, उस पर जाहिर है कांग्रेस का क्लेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 में से सिर्फ 3 सीट्स जयंत के लिए बची, और वो भी उसकी पसंद की नहीं। मुजफ्फरनगर एक चौधरी जयंत का एक गढ़ माना जाता है, इसलिए वो उसे बस जाहिर है चाहेंगे उनका ट्रस्टेड आदमी आए। दूसरी चीज़, वो मैं समझता हूँ जयंत काफ़ी हद तक बेहतर हैं। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की मदद ली कैराना इलेक्शन में और उन्हें साथ रखा, और अभी भी वो जो छोड़ कर जाते हैं एनडीए में, जो सर्टेन ही नज़र आता है, तो उसे डेजर्ट नहीं, उसे छोड़ नहीं रहे। उनका जो वो पहले भी कह चुके कि वो कमिटेड हैं चंद्रशेखर को एकोमोडेट करने के लिए और उन्हें एक सीट देने के लिए। और जो सुनने में आया है कि नगीना सीट ऐसी है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में जिस पर चंद्रशेखर काफ़ी दिन से काम भी कर रहे हैं वहाँ, और वहाँ का कम्बिनेशन इस टाइप का है कि वो उसे निकाल सकते हैं। लिहाजा जयंत इज़ कमिटेड, और वो ये एक अच्छी बात है। अब भाई अखिलेश जी का, कांग्रेस को आपने 11 सीट ऑफर कर दी, तो 11 और 7 में से 3 निकाल दीजिए, 4, तो कुल 15 सीट आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं 80 में से, और 65 पर आप अपना खुद को काबिज करना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें दो राय नहीं, जो मैं पहले भी कहा कि यूपी में अपोजिशन पार्टी जितनी भी हैं उनमें कांग्रेस, उसमें समाजवादी नंबर 1 है, टॉप पर। लेकिन वो नंबर 1 तभी है जबकि मुसलमान वोट उनके साथ रहे। 2022 में मोर देन 90% मुस्लिम्स वोटेड फॉर हिम। 19 का जो इलेक्शन हुआ है उस वक्त जो मायावती से अलायंस हुआ तब भी 90% 80% लोगों ने, मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन आप बहुत कुछ नहीं कर पाए। उससे पहले भी 17 में भी आपने अलायंस किया, बाय एंड लार्ज आपको सपोर्ट रही। लेकिन अब सिचुएशन बदली हुई है। अब कर्नाटक के इलेक्शन के बाद और राहुल गांधी की जो पहली यात्रा हुई है उसके बाद मुसलमानों का रुझान बाय एंड लार्ज आई कैन से कि मोर देन 80% कांग्रेस की तरफ है। तो अगर अखिलेश जी ये समझते हैं कि 65 सीट पे मैं इलेक्शन लड़के और इन्हें ऐसे ही 10-10, 5-5 सीट दे करके मैं 40 सीट ले आऊँगा, तो इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरी चीज़, अगर अलायंस नहीं करते और किसी वजह से कांग्रेस भी अलग हो जाती है तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इनकी 2 सीट भी समाजवादी की नहीं आएंगी, चूँकि वोट का बंटवारा होगा। मुसलमान वोट मेजॉरिटी ऑफ दैम, अगर ये साथ रहते हैं कांग्रेस के तो जाहिर है समाजवादी के साथ भी रहेगा और कांग्रेस के साथ भी रहेगा। लेकिन अगर ये अलग अलग लड़ते हैं तो कांग्रेस बहुत बड़ा नंबर ले जाएगी और इनका वोट बहुत और नीचे जाएगा, और समाजवादी का इसमें बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस हैज नथिंग टू लूज। और ये भी नज़र आ रहा है जो बौखलाहट है कि एक बात नहीं आई है, पहली बात कि कांग्रेस का, चूँकि एक बात चल रही है मायावती से भी, हालांकि अगेन आई विल से मायावती इज द मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिकल लीडर। अगर वो कांग्रेस के साथ आ भी जाती है और कुछ सीट अब 10 हैं, वो 15 या 20 ले लेती है, कांग्रेस भी मान लिया 10-12 ले लेती है, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगी, क्योंकि कांग्रेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कोई गारंटी नहीं कि इलेक्शन के बाद
वो इंडिया गठबंधन का पार्ट रहेगी मायावती। शी मे स्विच ओवर। अव्वल में तो वो कह चुकी मैं इंडिपेंडेंटली अपना इलेक्शन लड़ूंगी, क्योंकि जाहिर है उसे बीजेपी का डर है, उसे भी ईडी का डर है। लेकिन ये ईडी का डर जो है ना, ऐसा नहीं है, वो अखिलेश के लिए भी ईडी तैयार है, अखिलेश के ऊपर भी एक्ट हो सकता है। तो ये जहाँ तक सवाल है कि जो अब आगे एक सबसे बड़ी नई बात जो मैं कहने वाला था वो आई है। ये भी एक हवा में बात हुई और टीवी चैनल्स पर भी आई है, कुछ उसके ऊपर यूट्यूब चैनल्स पर भी, कि शायद अखिलेश कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ बात असदुद्दीन ओवैसी से भी चल रही है। नो डाउट असदुद्दीन ओवैसी इज द लीडर ऑफ मुस्लिम्स, ही इज़ द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। तो उसकी वजह से मुस्लिम ये चाह रहे हैं कि उन्हें ले आएँ तो मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहे। लेकिन मुसलमान ये समझता है कि उनके आने से मुस्लिम वोट डिवाइड तो होगा, समाजवादी को कुछ फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन ये सोचें कि वो इतना वोट ले आएंगे कि इनके ये दोनों मिलकर के जीत जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जो कुछ वोट मुस्लिम वोट मायावती पर चला जाता वो, और या कुछ कांग्रेस का कुछ वो तितर बितर वो हो करके वोट, मुसलमान वोट एक तरह से बिखराव हो जाएगा, और उसका फाइनली फ़ायदा सर्टेनली बीजेपी को होगा। तो ये अखिलेश की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वो दबाव बना करके और ये दिखा करके कि ही इज़ द ओनली अपोजिशन लीडर इन यूपी। ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने ख़त भेज दिया है कि वो राहुल गांधी की पदयात्रा में जो हो रही है यूपी से गुजरेगी तो उससे उनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है, खड़े होंगे, लेकिन जो इनके और एक्शंस हैं, लोग तो अपने कुनबे को, अपने ख़ानदान को, अपने ग्रुप को बढ़ाते हैं। जैसे बीजेपी की खूबी देख लीजिए कि वही नीतीश जिन्हें बुरी से बुरी लैंग्वेज उसके लिए इस्तेमाल की, उन्होंने आर्म्स बड़े कर करके उन्हें गोदी में लिया और एक्सेप्ट किया। और आपका हाल ये है कि जो आपके करीब भी हैं वो भी आपसे दूर भाग रहे हैं। और देखिए, एक बात याद रखिए, कांग्रेस इज ए नेशनल पार्टी। कांग्रेस अब कोशिश कर रही है कि वो एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी बने, जो सब कम्युनिटीज़ को, सब तरह के लोगों को साथ लेकर के चले, सबको जस्टिस देने की कोशिश करे, सबकी हिस्सेदारी रखे, भागीदारी रखे। तो वो अगर 24 में लूज करते हैं, जिसके 90% चांसेज हैं लूज करने के, तो 29 है उनके पास, 29 नहीं तो फिर 34 है। लेकिन ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर से अखिलेश जी आपकी पार्टी, ये 24 के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगी और ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल मैप से गायब हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप एक लार्ज हार्टेडनेस दिखाइए और सच्चाई को पहचानिए। डोंट बी शॉर्ट साइटेड, ट्राई टू बी विजनरी। और जैन, अभी जैन को ये कहना साहब वाइंडी में, भाई देखिए, बीजेपी अगर प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, नो डाउट। हालांकि वो कहती है कि हम किसी के खिलाफ नहीं, सबका साथ, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जो हिंदुस्तान में हो रहा है, अभी जो यूसीसी जिस तरह से लाया जा रहा है टू टारगेट ओनली वन कम्युनिटी इन उत्तराखंड, जिस तरह से और मामलात हो रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा क्लियर कट है कि वो एक ख़ास ग्रुप ही को, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को खुश करने का काम कर रहे हैं, ना कि सबका साथ की बात सोच रहे हैं। जैसे 1991 का जो एक्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप का, उसके होने के बावजूद ज्ञानवापी मस्जिद ऑफ बनारस और ईदगाह जो है आपके मथुरा, दोनों पे आपने क्लेम रख दिया। और कुछ मुसलमान भी इस धोखे में थे और ये बार बार कहते थे कि साहब अगर हम खुशी से अयोध्या को खुद ऑफर कर देते तो शायद मामला रुक जाता। उन्हें भी बहुत बड़ा धोखा है, ऐसा कभी नहीं होता, न होगा।
आपका 1991 का एक्ट है, उसके बावजूद एक लोएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री इज एंटरटेनिंग द केस ऑफ ज्ञानवापी एंड मथुरा। और उसमें पीएम साहब ने भी कह दिया और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया, और वहाँ पूजा भी शुरू हो गई। और पूजा का लॉक जिस दिन खुला है, वो जज साहब जो थे, उनका आखिरी दिन था रिटायरमेंट का। ही गिव द वर्डिक्ट और उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के अंदर पूजा करा दीजिए। उन्होंने विदिन 10 आवर्स 6 आवर्स पूजा शुरू करा दी। यही काम कांग्रेस ने किया था, जो बड़े अपने को धुला हुआ कहते हैं, बड़ा साफ सुथरा कहते हैं। यही काम इन्होंने किया था, लेकिन इन्हें उसका बेनिफिट नहीं मिला। बेनिफिट उसका बीजेपी ने लिया। और राम का मामला ऐसा है, देखिए वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो 80% लोग हैं, उनकी सबकी उसमें आस्था है। तो इस पर कोई भी ये एक्सपेक्ट करें कि कोई भी हिंदू या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके खिलाफ या अब बाबरी मस्जिद की बात करेगी, वो नामुमकिन है, वो कभी नहीं होना। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू अस जो सोचना है अच्छे लोगों का, वो सेकुलर हिंदू भी यही कह रहा है, जो रियली में सेकुलर हैं, जो पॉलिटिशियंस नहीं हैं, जो ईमानदारी के साथ बात करने की हिम्मत करते हैं कि जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का वो हमने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन इट वॉज नॉट ए मतलब सही तथ्यों के ऊपर बेस्ड नहीं था। तो यही बात है। तो जैसे उन्होंने किया वैसे ही अब आप इन्होंने कर दिया। तो हालात मुल्क के कोई बहुत अच्छे नहीं। और दूसरी बात, मैं इन मुसलमानों को जो सिर्फ दलाली करते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कहूँगा कि उन्हें ओवैसी के अंदर सब बुराई नज़र आती है। अरे ओवैसी से नुकसान हो गया, ओवैसी ने बिहार में क्या क्या किया, बिहार में ओवैसी ने क्या किया, 5 सीट जीती। कांग्रेस ने तो 70 सीट में से 19 ही सीट कितनी जीती, आप बताएं। तो ओवैसी एक पॉलिटिशियन है, वो साधु नहीं है। वो बोलता है, हर मसले पे बोलता है। अभी पार्लियामेंट में जो धन्यवाद प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद जो स्पीच हुई है, उसे जरा गौर से सुनिए। क्या है हिम्मत किसी में बोलने की? क्या कोई बोल सकता है? वो सड़कों पे नहीं बोल रहा है, वो पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है। और हम कहते हैं वो तो बी टीम है। वो बी टीम है, जयंत बी टीम नहीं है। और जो अखिलेश कर रहा है, अखिलेश या तो इनकी अंडरस्टैंडिंग बीजेपी से हो गई कि ठीक है साहब, रहूँगा तो अलग लेकिन जिता दूंगा आपको। जो ये कर रहे हैं ये बी टीम नहीं है, मायावती बी टीम नहीं है। और जिसे हमने अपना लीडर माना नीतीश को, वो बी टीम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ओवैसी नज़र आता है। ओवैसी इज द वॉइस ऑफ मुस्लिम, ओवैसी इज ए लीडर, कायद ऑफ मुस्लिम्स। तो ये मुझे कहना था कि हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी आइडियोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, करप्ट हैं। जिस पॉलिटिकल लीडर के पीछे आप ईडी डालेंगे, वो बात सही है कि एक तरफा हो रहा है, वो गलत है। हर करप्ट के खिलाफ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन चूँकि ये अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए लोगों में बौखलाहट है। अदरवाइज ये तो सही है कि करप्ट ही लोगों के ऊपर पड़ रहा है। जिन लोगों ने बिलियंस एंड करोड़ों एंड अरबों रुपया कमाया है 2 नंबर से, ओवरनाइट बिलियन बन गए हैं, तो उन्हीं के ऊपर तो छापे पड़ रहे हैं। हाँ, कुछ को जाहिर है बीजेपी टारगेट कर रही है, वो चाहती है इस सबको कमज़ोर करे और मेजोरिटी से जीते। जैसे मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आप पार्टी से ज़्यादा ईमानदार लीडर हिंदुस्तान की शायद ही किसी पार्टी में हो। जिन्हें बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, वही झारखंड में जो हुआ है, वो चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि आप देखिए और मैं पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूँगा, रिजाइन कर दूँगा अगर मेरे खिलाफ जो ज़मीन का केस बनाया है कोई कुछ निकले। लेकिन नहीं, उसे जेल भेज दिया गया। उसी तरह से अब केजरीवाल को। तो ये अपनी जगह है कि बीजेपी की भी ये नीयत है कि बाय एंड लार्ज अपोजिशन लीडर्स को डिफेम किया जाए, उन्हें जेल में भेजा जाए और एक तरफा इलेक्शन हो जाए।
लेकिन इन अपोजिशन पार्टी दे आल्सो डिजर्व द सेम थिंग, दे डिजर्व इट। चूँकि आपकी कोई सोच नहीं है, आपने 2014 से 19 तक सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया गया और आप चुप बैठे रहे, आप एंजॉय करते रहे और आप इसमें खुश रहे कि इनकी पिटाई होगी तो ये हमसे दूर कैसे जाएंगे। अब नंबर हमारा तो आ चुका था, जो होना था हुआ, अब नंबर आ गया है आपका। अभी देखिए आगे होता है क्या क्या। 24 के बाद ये जो सो कॉल्ड अपोजिशन पार्टीज हैं जिन्होंने दुनिया भर की वेल्थ इकट्ठी की है, इन सब का दिमाग सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत।